हे गाइस, दिस इज़ डॉक्टर सौरभ जैन और एक नई सीरीज़ मैंने चालू करी है जहाँ पर मैं अपने जो बच्चे हैं उनके साथ कुछ कन्वर्सेशंस हुए हैं जो मेरे, उसका एक छोटा सा पार्ट मैं लूँगा और उस पार्ट को लेकर के मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि बच्चे किस तरह से सोचते हैं जब वो नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। क्या पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं जब बच्चे कहीं कहीं गलतियाँ करते हैं। और अगर किसी बच्चे से मेरा कन्वर्सेशन हुआ है तो मैं आपको बच्चे की ना सिर्फ साइकोलॉजी समझाऊंगा कि कोई क्यों इस तरह से सोचता है और क्या हमारे पास सही रास्ता होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंप्रूव की जा सकती हैं। तो मैं आपको दूसरे बच्चों के स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस करूंगा ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि अगर आप भी गलती कर रहे हैं तो आप बच सकते हैं एंड क्या बेस्ट तरीका हो सकता है ऐसे सिचुएशन में डील करने का। सी, देखिए एक बच्चे का मैसेज मेरे पास आया, सर आई हैव जॉइंड ए कोचिंग इंस्टीट्यूट फ्यू मंथ्स बैक, दे वेस्टेड ऑल माई टाइम, टीचर्स दे आर रैन अवे टू अदर इंस्टीट्यूट्स, नो वन केयर्ड अबाउट अस। यूजुअली जब कभी आप किसी छोटी कोचिंग को ज्वाइन करते हो, कोई ऐसी कोचिंग जिसका ब्रांड नेम बहुत अच्छा नहीं है, जो कोचिंग आपके शहर में है, लोकल लेवल पर है, छोटी है, यूजुअली वहाँ का सिस्टम उतना अच्छा नहीं होता। क्या होता है, अच्छी कोचिंग, बड़ी कोचिंग ज्वाइन करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो बहुत मंझे हुए खिलाड़ी होते हैं, उनका सिस्टम बहुत अच्छा बना हुआ होता है। दैट्स वाई अगर आप पैसा लगाने वाले हो तो आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में, किसी बड़ी कोचिंग में ही लगाओ। अगर आप किसी छोटे शहर में हो और वहाँ पर भी अगर बड़ा ब्रांड नेम कोई है तो ये भी हो सकता है कि उस बड़े ब्रांड नेम के पास भी टीचर्स अच्छे ना हो। सो इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग मनी इन एनीथिंग, आप कोई सा भी कोचिंग यूज़ कर रहे हो, कोई सा भी मटेरियल यूज़ कर रहे हो, हरदम स्टैंडर्ड और ढंग की जगह का ही यूज़ करना है। छोटी मोटे जगहों का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है और नए लोगों का यूज़ नहीं करना। जब तक वो मार्केट के वेल स्टैब्लिश्ड प्लेयर ना हो तब तक आपको उनका मटेरियल यूज़ नहीं करना है। ओके, बिकॉज ये दिक्कतें होती हैं। कई बार क्या होता है, टेस्ट सीरीज़ आप कोई ज्वाइन कर लेते हो, टेस्ट सीरीज़ किसी भी ऐसे किसी नए प्लेयर की होती है, ठीक है, आपने वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की, पता चला टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन ही गलत थे या जो आंसर्स हैं आंसर से गलत थे, आंसर की गलत थी। आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपने तो जो चीज़ देखी आपने पढ़ी और वही आपके दिमाग में रह जाएगी। सो यू डोंट हैव टाइम टू वेस्ट फॉर ऑल दीज थिंग्स। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट you join something that is absolutely the best. Okay, now I have whole syllabus pending but I want to get selected in this attempt only. See, usually what happens is that कि आपकी तैयारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कोचिंग वाले नहीं लेंगे, कई बार तो पैसे भी वापस नहीं लौटाते। सो एक सलाह जो मैं दे सकता हूँ, कोचिंग और मटेरियल हरदम दी बेस्ट से बेस्ट ही यूज़ करना है, ठीक है। देन ही वॉज टॉकिंग आस्किंग मी अबाउट कि कोई मेंटरशिप अवेलेबल है ये वो। सो आई टोल्ड हिम अबाउट दैट व्हाट काइंड ऑफ मेंटरशिप आई कैन प्रोवाइड। ओके, सो नाउ ही इज आस्किंग दैट बट इज़ दिस पॉसिबल इन 5 मंथ्स। सो इस टाइम बच्चे सोचते हैं कि क्या 5 महीने में एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। मुझे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि सर क्या अभी 5 महीने में पॉसिबल है। और सबसे पहला सवाल जो बच्चों से पूछता हूँ कि 5 महीने में पॉसिबल है कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि आज आप कहाँ पर हो। देखो, अपन हवाबाजी में नहीं बोलना चाहते, मैंने ये नहीं कहना चाहता कि आप बिल्कुल नहीं, आप एम्स दिल्ली निकाल ही लोगे। डिपेंड करता है आज आप कहाँ हो, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप ही चल सकते हैं। डेफिनेटली अगर आज भी तैयारी में बच्चा शुरू करता है, उसके 200-300 नंबर भी आ रहे हैं, वो भी एग्ज़ाम निकाल सकता है, लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी होंगी। पहले उसको अपने आप को एटलीस्ट 500 के नंबर तक के लेवल पर पहुंचाना होगा, तब जाके वो 550-600 के बारे में सोच सकता है। सो दैट्स व्हाट आई टोल्ड हिम कि इट डिपेंड्स। और आप अपना अगर इंडिविजुअल स्कोर मुझे बताओगे तो मैं आपको ये बता पाऊंगा कि आपका होगा कि नहीं होगा। देन ही टोल्ड मी अबाउट समथिंग दैट उसका स्कोर को 400 से 500 के बीच में आ रहा था, 450-500 के आसपास आ रहा था। कोई भी बच्चा जिसका स्कोर 450-500 आ रहा है वो बहुत ईजिली एग्ज़ाम निकाल सकता है और उसको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक बच्चा जिसका स्कोर 450 आ रहा है, 500 आ रहा है, अगर वो कुछ भी चेंज ना करे, सिर्फ और सिर्फ अपनी बात पे अड़ा रहे, अपने तरीके, जिस तरीके से वो तैयारी कर रहा था उसको करता रहे और कंसिस्टेंट रहे, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। अगर वो कंसिस्टेंट रहता है, वो कुछ भी चेंज नहीं करता, वो बच्चा एग्ज़ाम निकाल के ले जाएगा। होता क्या है, जब बच्चे इस स्टेज पे आते हैं कि वो ऑलरेडी बहुत अच्छे हो चुके होते हैं, 450-500 नंबर उनके टेस्ट सीरीज़ में आ रहे होते हैं, वो कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ नया दिमाग लगाएंगे, अल्टीमेटली होगा क्या, वो सिलेक्शन से हाथ धो बैठेंगे। वो सारे बच्चे जो 450-500 के आसपास तक पहुँच पा रहे हैं, आई वुड सजेस्ट यू प्लीज़ अपनी स्ट्रैटेजी चेंज मत करना। आप ऑलरेडी बहुत अच्छी कंडीशन और पोजीशन पर हो, जैसे थे वैसे ही करते रहो, एग्ज़ाम आप इजीली निकाल सकते हो। ओके, फिर उसने मुझे बोला कि सर आई हैव कंप्लीटेड 11th ऑलमोस्ट बट हैव रिवाइज्ड इट ओनली वंस। ओके, सो 11th उसने एक बार कर ली है एंड ही हैज़ रिवाइज्ड इट ओनली वंस। ओके, आगे हम देखते हैं कि उसने और फिर क्या बताया मुझे। ओके, आई हैव फॉरगॉटन ऑर्गेनिक इन फिजिक्स ए बिट। ओके, अगर आपको लगता है ना, कभी भी आप तैयारी कर रहे हो, आपको लगता है कि थोड़ा बहुत आपको चीज़ भूल गए हो, तो सबसे अच्छा तरीका है कि उस सब्जेक्ट का उठा के कोई क्वेश्चन पेपर कर लो। क्वेश्चंस करोगे और क्वेश्चंस आपको बन रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको आती है वो चीज़। ज़्यादा आपको उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे मेन फोकस रखो। सिर्फ थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स से या जो आपके पास नोट्स उनको फटाफट रिवाइज करो और आगे बढ़ जाओ। पूरे वीडियो लेक्चर देखने, वन शॉट देखने का तो कहीं से कहीं तक सवाल ही नहीं उठता। सो वो लोग जिनकी तैयारी थोड़ी बहुत हो चुकी है, आप अपनी उस चीज़ पर फोकस करो जो आपको आता है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे सीधे जाओ।
अगर आपको क्वेश्चंस बनने में दिक्कत होती है, अगर आपको लगता है कि 60-70% क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत ही बन पा रहे हैं, तो आपको थ्योरी रिवाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसमें भी आपको फुल लेक्चर वीडियोज़ या वन शॉट भी देखने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू डू द बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड आपके नोट्स रिवाइज। ओके, सो उसने मुझे बताया कि उसके बॉटनी में 170 से 180 आ रहे थे, मतलब ऑलमोस्ट परफेक्ट ही चल रहा था उसका। जूलॉजी में 150-160 आ रहे थे, केमिस्ट्री में 80 से 130 आ रहे थे, फिजिक्स में 30 से 60 आ रहे थे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको देखते ही समझ में आ जाएगी कि इसका फिजिक्स खराब है। ठीक है, एक अच्छी चीज़ ये है इस बच्चे की, क्योंकि एक्चुअली 500 नंबर अगर आपको स्कोर करना है तो वो आप बायो और केमिस्ट्री की बेसिस पे ही कर सकते हो, फिजिक्स के दम पे नहीं कर पाओगे। तो इस बच्चे की ऑलरेडी बायो बहुत अच्छी थी। ओके, केमिस्ट्री इसकी ठीक ठाक थी, फिजिक्स बहुत ही ख़राब थी। तो दैट्स व्हाट आई सेड टू हिम कि योर बायो इज़ ऑलरेडी वेरी गुड, केमिस्ट्री इज़ ऑल्सो गुड, फिजिक्स आपकी जा रही है, लेकिन ओवरऑल आप सही ट्रैक पर हो। तो ऐसे बच्चे क्या कर सकते हैं, देखो जिस किसी बच्चे का फिजिक्स इतना ख़राब हो कि उसके 30 नंबर या 60 नंबर आ रहे हो, फिजिक्स आपको एटलीस्ट अपनी 100 नंबर से ऊपर रखनी है मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर पे। पेपर बहुत टफ आ जाए, 2025 जैसा पेपर आ जाए, ऐसे पेपरों की अपन बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे पेपरों की टेंशन नहीं है हमको। ऐसे पेपर में तो 20 नंबर 25 नंबर भी आ रहे हैं तो भी चल जाएगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं उन पेपरों की जो नॉर्मली आते हैं नीट में। बहुत सिंपल पेपर आ जाए 2024 जैसा, इन दैट केस तो इतने सिंपल पेपर को तो आपको 150 नंबर लाने ही लाने हैं फिजिक्स में। लेकिन नॉर्मली पेपर ना 2024 जैसा सिंपल आता है और ना 2025 जैसा टफ आता है, पेपर आता है मॉडरेट लेवल का। ऐसे पेपर में आपको आपके 100-120 नंबर के आसपास फिजिक्स में रखने ही रखने हैं। ओके, ही सेड दैट सर आई एम माई फिजिक्स इज़ वीक, आई एम स्टडिंग फिजिक्स फ्रॉम अलग सर्स ओल्ड बैच। ऑल दो इस बच्चे ने चूँकि मुझे बताया हुआ था ऑलरेडी कि वही ड्रॉपर है, तो वो अलग सर के ओल्ड बैच की वीडियोस क्यों देख रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि उसने एक आध बार कोचिंग पहले से करी हुई थी। सो जिस किसी भी की भी फिजिक्स वीक है भाई, अगर तुमने कोचिंग पहले से करी हुई है, नोट्स रिवाइज करो, सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाओ। जब जब हमारी फिजिक्स वीक होती है तो हमको लगता है कि एक बार थ्योरी अच्छे से पढ़ लेते, कोई ढंग से समझा देगा, फिर क्वेश्चंस बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आपने अगर थ्योरी आप देखते रहोगे तब थ्योरी ही देखते रह जाओगे। सो एक बार पढ़ो नोट्स से, या एक बार पढ़ो आप उसका सीधे जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। एक बार वीडियोस अगर आपके देखे हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ नोट्स रिवाइज करो, सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाओ। दोबारा फिर से पूरे वीडियोस देखने मत बैठो, फिजिक्स में खास करके। फिजिक्स लेक्चर्स देख करके नहीं की जा सकती, फिजिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही समझ में आएगी। ओके, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इन ऑर्डर टू कवर होल सिलेबस, हाउ मच टाइम एम आई सपोज टू गिव पर डे। सो देखो, एक बच्चों को रहती है बात कि सर कितना टाइम दिन भर में देना है। कई बच्चे शेड्यूल बनाते हैं कि सर मैं 9 घंटे पढ़ लूँगा, 10 घंटे पढ़ लूँगा, 12 घंटे पढ़ लूँगा, और मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है, पढ़ लो। कितने दिन पढ़ लोगे? 1 दिन पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, 3 दिन पढ़ोगे? रोज़ 12 घंटे पढ़ाई नहीं हो सकती। मेरे पास बच्चों के मैसेजेस आते हैं, सर मैं 14 आवर्स डेली का शेड्यूल बना रहा हूँ। बना लो, 2-4 दिन। अच्छा, एग्ज़ाम आपका पास होगा तो आप अपने टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो, बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल डेज़ में इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टडी 14 आवर्स पर डे। हम अगर ईमानदारी से बात करते हैं तो दिन भर में 8 घंटे की पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई सफिशिएंट है। अगर ना कोई मुझे कहेगा ना दिन में 12 घंटे पढ़ने के लिए, अगर मेरे पास 12 घंटे पढ़ने का टाइम होगा तो मैं 5 घंटे पढ़ूंगा, 2 घंटे सोऊंगा, फिर 5 घंटे पढ़ूंगा। क्योंकि शुरू के 5 घंटे के बाद मुझे पता है अगर मैंने पूरी अपनी दम लगाई ना, मैं बहुत थक जाऊँगा। आई विल टेक 2 आवर्स रेस्ट, उसके बाद फिर मैं 5 घंटे पढ़ूंगा। तो अगर आप दिन भर में ना 8 घंटे पढ़ ले रहे हो सफिशिएंट है, और ये लास्ट तक आपका चलेगा। लास्ट जैसे जैसे एग्जाम पास आता है तो अपने आप हमारे स्टडी ड्यूरेशन बढ़ जाते हैं, लेकिन 8 घंटे का टाइम सफिशिएंट है। ओके, अब जितना भी टाइम आप पढ़ते हो उसमें से आधा टाइम जो है 50% टाइम आपको बायो को देना है। सो अप्रॉक्सीमेटली 50% टाइम मैंने उसको 4 घंटे बायो को दो, 2 घंटे केमिस्ट्री को दो और 2 घंटे फिजिक्स को दो। और यहाँ से एक चीज़ और समझिए, जब आप अपने आप को मजबूर करते हो कि आप केमिस्ट्री को 2 घंटे दोगे, फिजिक्स को 2 घंटे दोगे, बायो को 4 घंटे दोगे, मतलब 50% टाइम आप दोगे बायो को, 25% टाइम ही फिजिक्स को दोगे। तो जब फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को आप 2 घंटे का टाइम डेली का डिसाइड करते हो ना, तो अपने आप मजबूर हो जाते हो कि आप फिजिक्स में लिमिटेड चीज़ें करो। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी किताबें ना उठाओ, हाई फाई किताबें ना उठाओ, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस ना उठाओ, क्योंकि जब आपको पता है कि आपके पास फिजिक्स करने का लिमिटेड टाइम है तो अपने आप इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ जाते हो। और एक्चुअल रियलिटी में अगर देखा जाए तो फिजिक्स आप दिन भर में 2-2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकते, और ये लास्ट तक चलेगा, क्योंकि हमें बाकी 2 सब्जेक्ट भी संभालने हैं, क्योंकि हमें एग्जाम क्लियर करना है, फिजिक्स पर पीएचडी नहीं करनी है। सो यू हैव टू डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंग टू दिस। देन आप बायो एंड केमिस्ट्री, उसका ऑलरेडी बच्चे का अच्छा था, एंड बट गिव टाइम टू फिजिक्स एंड गेट इट अबाउट 100। वो यही मैंने उसे सलाह दी कि भाई 100 के ऊपर तो कम से कम फिजिक्स लेकर के आओ। फिजिक्स में भी अगर आपको समझ में ना आए, फिजिक्स आपकी वीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके नंबर 100 से कम आ रहे हैं, गो फॉर 12th फिजिक्स फर्स्ट। 11th की फिजिक्स, NLM, SHM, ग्रेविटेशन, 1D 2D, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, टफ टॉपिक्स हैं, टाइम लगता है इनको समझने में, मत पढ़ो इनके पीछे। 12th की फिजिक्स के पीछे जाओ। न्यूक्लियर फिजिक्स ईजी है करना, ठीक है, EM वेव्स ईजी है करना, और आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ईजी है करना। रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन भी सीधे सीधे आते हैं।
ठीक है, बहुत सारे उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वाली चीज़ें हैं वो ईजिली हो जाती हैं। सो गो फॉर दोज थिंग्स जो ईजी हैं। ओके, अभी मुझे 12th की फिजिक्स के चैप्टर्स याद नहीं आ रहे ना, सो मैं थोड़ा सा अटक रहा हूँ, लेकिन आई विल सी, क्योंकि मुझे मैंने एक टाइम पे ना फिजिक्स के लिए मैं काफ़ी डिवोटेड होकर के मैं काम करता था, लेकिन अभी फिलहाल मैं फिजिक्स के चैप्टर्स बोल रहा हूँ। 12th के फिजिक्स में के चैप्टर्स इस साल के सबसे कौन से इंपॉर्टेंट है वो आपको बता भी दूंगा, ठीक है। फिर ही सेड दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट 12th फिजिक्स फ्रॉम 21 दिसंबर। तो मैंने सब मना किया कि नहीं, तुम पहले 11th की फिजिक्स की जगह पहले 12th की फिजिक्स करो, बिकॉज बिफोर दैट आई हैव टू अटेम्प्ट अ फुल 11th टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, इज इट अ गुड आइडिया? देन आई सेड नो। अगर आपके पास टाइम कम है और आपको 11th और 12th के फिजिक्स में से चूज़ करना है, गो फॉर 12th फिजिक्स। हरदम 12th के फिजिक्स पहले निपटाओ, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। एग्जाम हॉल में भी टफ क्वेश्चंस 12th के फिजिक्स से नहीं बनता, एग्जाम में भी हरदम टफ क्वेश्चंस बनते हैं आपकी 11th के फिजिक्स से, ठीक है। 12th की फिजिक्स यूजली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। कई बार जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो 12th के फिजिक्स से आ जाते हैं, है ना। सो देन आई सजेस्टेड हिम दैट कंप्लीट 12th फिजिक्स, इट इज़ ईजी। 11th उसके बाद करना, ओके। एंड सी ओके, सो उसने कहा कि आप अभी स्टार्ट कर लो, आज स्टार्ट कर लो। आई सेड यस। देखो, अभी आप लोगों के साथ एक अच्छी चीज़ ये होती है कि चूँकि बहुत सारी एजुकेशन ऑनलाइन हो गई है, ओके, एंड बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन भी करते हैं, तो क्या होता है कि आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, क्या चीज़ पहले करनी है, क्या चीज़ बात करनी है। कई बार हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, पहले ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, ओके। एंड आई सजेस्टेड टू हिम गेट स्कोर इन बायो अबव 330 और इन केमिस्ट्री अबव 150 एंड फिजिक्स अबव 100, ओके। सो इतना करके अगर वो कर लेता है तो डेफिनेटली उसका स्कोर जो है ओवरऑल 550-600 नंबर के आसपास पहुंच जाएगा, और अगर इजी पेपर होगा तो आराम से वो 650 भी क्रॉस कर लेगा। एंड सन फ्रॉम वेयर शुड आई प्रैक्टिस फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चंस? तो फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन के लिए बच्चे मुझसे हरदम पूछते हैं, सर फिजिक्स के क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, बायो के क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं? और मेरा हरदम एक ही जवाब होता है, जहाँ से तुमने आज तक किए थे। अगर आप किसी कोचिंग को फॉलो कर रहे हो, अगर आपने फिजिक्स के लिए आप मुझसे पूछते हो कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आई वुड सजेस्ट जिस कोचिंग को आपने फॉलो किया है उसी कोचिंग के मॉड्यूल्स फॉलो करिए। जहाँ से आप आज तक करते आए हो करो वहीं से। केमिस्ट्री में आप मुझसे पूछोगे, मैं कहूँगा मॉड्यूल्स फॉलो करो। आप अलग से कोई नई किताब कभी मत उठाओ। बायो में आप मुझसे कहोगे, बायो के लिए मैं आपको कहूँगा या तो मॉड्यूल्स फॉलो करो, या अगर बायो में आपको और अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बायो याद करवाने के लिए हम बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो बायो को एनसीईआरटी बेस्ड कोई सी भी किताब जो तुमको मिल जाए जिसमें गलतियाँ ना हो, जिसमें आंसर सही दिए हो, उसको आप फॉलो कर सकते हो। फिजिक्स में कोई भी एक्स्ट्रा बुक फॉलो करने को मैं नहीं बोलता, मॉड्यूल्स अकेले सफिशिएंट हो जाते हैं। इन द सेम वे केमिस्ट्री मॉड्यूल्स एंड साथ में एनसीईआरटी आप कर लो, उतना सफिशिएंट है, ठीक है। उसने कहा आई हैव अ मॉड्यूल ऑफ लोकल इंस्टीट्यूट। देन अगेन लोकल इंस्टीट्यूट के साथ प्रॉब्लम यही होती है कि लोकल इंस्टीट्यूट में मिस्टेक्स बहुत होती हैं। इस बच्चे के आगे कन्वर्सेशन में उसने मुझे बताया भी कि सर लोकल मॉड्यूल्स में मिस्टेक्स बहुत है, मैंने उसे मना कर दिया यूज़ करने को, ओके। अभी तक कहाँ से प्रैक्टिस कर रहे थे, मैंने उससे पूछा था, उसने कहा फिजिक्स के कॉपी वाले क्वेश्चंस। मतलब देखो, कॉपी वाले क्वेश्चन सिर्फ करोगे तो कैसे चल पाएगा काम, इसलिए उसके नंबर 30 से 60 के बीच में आ रहे हैं, क्योंकि उसने प्रैक्टिस करी ही नहीं। केमिस्ट्री के निचोड़ बुक से किए होंगे उसने, और बायो के नीट प्रेप से किए होंगे। आई डोंट नो अबाउट दीज बुक्स, आई हैव नेवर यूज्ड दीज बुक्स, बट ओके, मुझे पता है कि बुक्स अच्छी होंगी। फिजिक्स की अभी तक प्रैक्टिस नहीं हुई है। फिजिक्स के लिए अभी यू कैन यूज़ मॉड्यूल्स ऑफ आकाश और एलन, आई सजेस्टेड हिम, और ऑफ लोकल इंस्टीट्यूट। अगर उसमें मिस्टेक्स ना हो तो उसने मुझे बाद में बताया कि नहीं सर उसमें मिस्टेक्स तो हैं। सो यहाँ से हमने क्या सीखा, कोचिंग लोकल इंस्टीट्यूट अगर ज्वाइन करते हो, अच्छा इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन करना है जहाँ के टीचर्स पे आप रिलाई कर सको, जो लास्ट तक आपका साथ देंगे, ओके। एक बहुत बड़ी चीज़, और क्वेश्चन प्रैक्टिस और सारी स्ट्रेटजीज़ की हमारी बात हो गई। अगर आप एक ड्रॉपर हैं, आपने कोचिंग ढंग से करी हुई है पहले, फाइंड ए मेंटर जो आपका लास्ट तक सपोर्ट कर पाए, जो आपकी हैंड होल्डिंग कर सके, जिससे आप हर हफ्ते बात कर सको, जो आपको रास्ते पर रखे, जो आपको डेली का कुछ ना कुछ टारगेट देता हो, कुछ शेड्यूल देता हो, जिसको आप अपनी फीलिंग्स भी शेयर कर सको। अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, अगर आपको डिप्रेशन लग रहा है, अगर आपको डिमोटिवेशन लग रहा है, जो आपको टाइम दे सके, जिससे आप बात कर सको। ताकि, क्योंकि देखो, हम एज ए ड्रॉपर, हमारे पास प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे कोचिंग की हुई होती है, हमको नॉलेज होता है, उस नॉलेज को किस तरह से प्रेजेंट करना है, स्ट्रेटेजिकली कहाँ कहाँ कब कब क्या पुट करना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। दैट इज़ वाई इफ़ यू आर ए ड्रॉपर, आपको कोचिंग से ज़्यादा ज़रूरी है एक मेंटर ढूंढना, जो आपको एक्चुअली सही टाइम पे सही चीज़ के लिए गाइड कर दे कि आप क्या कर सकते हो, ताकि आपकी स्ट्रैटेजी सही रहे। क्योंकि ना सेम मेहनत से एग्ज़ाम निकल भी सकता है और रुक भी सकता है, उतनी ही मेहनत में आप एग्ज़ाम निकाल के ले जा सकते हो अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है और सही टाइम पे आपने सही चीज़ें कर ली। क्योंकि 5 महीने पे आपकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, 4 महीने पे अलग, 3 महीने पे अलग, 2 महीने पे, लास्ट के 1 महीने अलग होती है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि किस टाइम पर आपको क्या करना है। जैसे अभी जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, हम कोर्स समेटना शुरू करेंगे। लास्ट के 1 महीने के टाइम पे आप क्या करते हो, सिर्फ रिवीजन पे फोकस करते हो। लोग सोचते हैं लास्ट के टाइम पे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं है।
आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो लास्ट के टाइम पे जितना चाहो उतना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको एट एनी पॉइंट फील होता है कि आप मॉक टेस्ट देने में लगे हुए हो लेकिन आपकी थ्योरी छूट रही है, आप मॉक टेस्ट तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर ले रहे हो लेकिन आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपको लग रहा है आपकी थ्योरी कहीं छूट रही है, इन दैट टाइम मैं सलाह देता हूँ हरदम कि मॉक टेस्ट छोड़ो, पहले थ्योरी करो। जिस चीज़ में आपको कॉन्फिडेंस आए उस चीज़ पे जाओ। तो इस तरह से थोड़ा सा ट्विक करना पड़ती है, स्ट्रैटेजी चेंज होती रहती है टिल एग्ज़ाम। सो दिस वाज ऑल। एंड इफ़ अगर बच्चे इस चीज़ को पसंद करते हैं, अगर इस तरह की कन्वर्सेशंस, इस तरह से अगर किसी इंसान बच्चे की साइकोलॉजी समझना और किस पॉइंट पे क्या चेंज करना है, अगर ये वीडियोज़ आप पसंद करोगे तो आई विल कीप मेकिंग सच टाइप ऑफ वीडियोज़। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। If you have any problem, you can telegram me, and I give suggestion the best to my knowledge। जितना मुझे समझ में आता है उतना मैं करता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ चेंज कर सकती हैं, आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं। सो थैंक यू। इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी, telegram me, I will definitely reply to you। थैंक यू।